गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इकोनॉमिक्स में कक्षा दशम का जो द्वितीय अध्याय है, सेकंड चैप्टर है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले अर्थव्यवस्था चाहे भारत की हो चाहे अन्य देश की हो, अर्थात जहाँ पर सभी आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित विषय वस्तु की जानकारी दी जाती है या क्रियाकलाप किए जाते हैं, जिसके कारण अर्थव्यवस्था का संचालन अच्छी तरीके से हो पाए और जिन आर्थिक क्रियाओं के कारण किसी भी देश के राष्ट्रीय आय का निर्माण होता है और जिन नीतियों के कारण उस देश के आर्थिक क्रियाएं चलती हैं या आर्थिक क्रियाओं का संपादन होता है, ये सभी अर्थव्यवस्था से ही संबंधित है। और कक्षा दशम का ये जो द्वितीय अध्याय है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इसमें भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित जानकारी आपको दी जाएगी। वैसे तो देखा जाए कि किसी भी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं, तो ठीक उसी तरीके से हमारे देश के भी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक एवं तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक आप देख रहे हैं, ये जो एक पिक्चर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, जहाँ पे कुछ लोग मिट्टी से ईंट का निर्माण कर रहे हैं, अर्थात प्राकृतिक क्षेत्रक या प्राथमिक क्षेत्रक वह है जिसमें प्रकृति का सहयोग प्राप्त होता है वस्तुओं के निर्माण में, वस्तुओं के उत्पादन में। जैसे यहाँ पर मिट्टी से ईंट का निर्माण किया जा रहा है, तो चूंकि इसमें प्रकृति का क्या सहयोग हुआ, एक तो मिट्टी, दूसरा जल, तीसरा हवा, चौथा सूर्य का प्रकाश। अर्थात ईंट के निर्माण में प्रकृति का ही सहयोग है, इसलिए मिट्टी से ईंट बनाना प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। ठीक उसी तरीके से जो कृषि कार्य हैं या पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्रक में ही आते हैं। इन सभी चीज़ों में प्रकृति का सहयोग प्राप्त होता है, इनके बिना उत्पादन संभव नहीं है। ये जो आप उसके नीचे दूसरा जो चित्र देख रहे हैं, ये जो है एक दुकान की तस्वीर है और यहाँ जो देखा जाए कि जो जिस वस्तु को बेचा जा रहा है, वो वस्तु कहीं न कहीं किसी न किसी उद्योग में विनिर्मित की गई है। जैसे ये जो कपड़े हैं, इन कपड़ों के निर्माण में कपास और कपास से धागे, धागे से फिर वस्त्र और वस्त्र की फिर सिलाई की गई है और इस तरह से इसे फिर बेचा गया है। तो कपास और कपास से धागे बनाना, तो कपास का उत्पादन क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। धागे से जब टेक्सटाइल मिल में वस्त्र का निर्माण हुआ, यानी कपड़े का, तब वो द्वितीयक क्षेत्रक का निर्माण हो गया। और जब द्वितीयक क्षेत्रक से वस्त्रों की सिलाई करने के बाद उत्पादकों उपभोक्ताओं को जब दिया गया, जिसका उपयोग उपभोक्ता बिना किसी परिवर्तन के प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, तब वो
उत्पादन का तृतीयक क्षेत्रक यानी सेवा क्षेत्रक से संबंधित हो गया। तो इस तरह से यानी कि कंज्यूमर को सेवा, दुकानदारों की सेवा प्रदान की गई, वस्तु का जो निर्माण किया गया वो द्वितीयक क्षेत्रक से संबंधित आ गया। तो सबसे पहले कपास का जो उत्पादन हुआ प्राथमिक क्षेत्रक, धागे से टेक्सटाइल मिल में जो कपड़े की उत्पादन हुई वो हो गया द्वितीयक क्षेत्रक, टेलर के द्वारा यानी दर्जी के द्वारा उस कपड़े से विभिन्न आकार के जो वस्त्र बनाए गए जिसका उपयोग उपभोक्ता के द्वारा किया जाता है, तो ये दर्जी की जो सेवा दी गई तो वो हो गया सेवा क्षेत्रक। या उस बनी बनाए कपड़े को जो दुकानदारों के द्वारा उपभोक्ताओं को दिया गया वो भी एक सेवा क्षेत्रक है। तो इस तरह से उत्पादन के 3 क्षेत्रक हो गए। प्राथमिक क्षेत्रक जिसे हम कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं या प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्रक जिसको औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है या विनिर्माण का क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि द्वितीयक क्षेत्रक में प्राथमिक क्षेत्रक के द्वारा उत्पादित कच्चे माल का रूप परिवर्तित कर अंतिम वस्तु का निर्माण कल कारखानों में किया जाता है। तीसरा हो गया तृतीयक क्षेत्रक जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं या सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। तो सेवा क्षेत्रक में बहुत सारी सेवाएं होती हैं, जैसे शिक्षा सेवा, चिकित्सा सेवा, प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा, परिवहन सेवा, बैंकिंग सेवा, इस तरह से बहुत सारी सेवाएं हैं जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो इन सेवाओं के द्वारा विभिन्न लोगों के द्वारा ये सेवाएं हमें प्रदान की जाती हैं, तो इसे हम सेवा क्षेत्रक कहते हैं। और ये जो तृतीयक क्षेत्रक है ये प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में सहायक है, क्योंकि ऐसे तो देखा जाए कि ये जो तीनों क्षेत्रक हैं अर्थव्यवस्था के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ऑल द सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलने वाला है। अगर एक का काम रुक जाएगा तो उससे अन्य दूसरे जो सेक्टर हैं उनका भी काम अफेक्टेड होगा, प्रभावित होगा। जैसे यदि प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन बंद कर दिया जाए तो द्वितीयक क्षेत्र में वस्तुओं के विनिर्माण के लिए जो कच्चे माल की प्राप्ति होती है वो नहीं हो पाएगी। द्वितीयक क्षेत्र अगर काम बंद कर दे तो प्राथमिक क्षेत्र के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उपयोग नहीं हो पाएगा, अतः स्वतः वहाँ पे उत्पादन के कार्य बंद कर देने होंगे। यदि तृतीयक क्षेत्रक अपना काम बंद कर दे, सभी सेवाएं जो हैं जिनके कारण ये दोनों क्षेत्रक अपने कार्य प्रणाली को सरल तरीके से कर पाते हैं, जो उनके विकास में सहायक है, तो इन दोनों का भी विकास रुक जाएगा। तो इस तरह से तीनों क्षेत्रक आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो इस तरह से आप आज उत्पादन के जो विभिन्न क्षेत्रक हैं, उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रक कौन कौन हैं, उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रकों की क्या परिभाषा है और क्यों उनको इस नाम से बुलाया जाता है, किस प्रकार ये उत्पादन के तीनों क्षेत्रक आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं अपने विकास के लिए, इन सभी बातों के बारे में जानकारी दी गई। अब आप देखिए, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं, जैसे कपास की खेती। यह एक मौसमी फसल है। कपास के पौधों की वृद्धि के लिए हम मुख्यतः न कि पूर्णतया प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर हैं। अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। आप लोग को पहले भी हम बताए कि जिन चीज़ों में प्रकृति का सहयोग चाहिए उसे हम प्राकृतिक या प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। ठीक उसी तरीके से डेयरी उत्पादन में हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया
एवं चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर होती है। अतः इसका उत्पाद दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार खनिज और अयस्क भी प्राकृतिक उत्पाद हैं। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन ये आए कि प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि क्या है और क्यों इसे प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि कहा जाता है, तो उसके फेवर में जो आंसर होगा कि प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रकृति का योगदान होता है। और प्राथमिक क्यों है? प्राथमिक इसलिए भी है क्योंकि उत्पादन, किसी भी चीज़ के उत्पादन के लिए जो सबसे पहली प्रक्रिया है कच्चे माल के रूप में, तो उस कच्चे माल की प्राप्ति हमें प्राथमिक क्षेत्रक से ही होती है, क्योंकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं। चूँकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो ये जो प्राथमिक क्षेत्रक है उसे कृषि एवं सहायक क्षेत्रक क्यों कहा जाता है, उसका आंसर यहाँ पे है कि चूँकि प्राथमिक क्षेत्रक के जो प्राकृतिक उत्पाद हैं वो कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से प्राप्त होती है, इसलिए इस क्षेत्रक को हम कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं। तो इस प्रकार आज प्राथमिक उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रक एवं प्राथमिक क्षेत्रक के बारे में जानकारी आपको प्राप्त हुई है। इसके बाद अन्य क्षेत्रकों की जानकारी विस्तार के रूप में दी जाएगी। धन्यवाद।